आप सब लोग को मेरा प्रणाम। विजन की मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग मई 2020 के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कम्प्लीटली कवर कर लिए, एक बार उनको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पॉलिटी पूरा हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन पूरा हो गया, इकोनॉमी पूरा हो चुका है, सिक्योरिटी पूरा हो चुका है। आज हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट के 4 टॉपिक्स 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। अगली वीडियो में एनवायरनमेंट भी पूरा हो जाएगा। पहला टॉपिक है लोकस्ट अटैक, दूसरा है सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, फोर्थ इज जो गैस लीक हुआ था वाइजैक के ऊपर आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लोकस्ट अटैक के साथ। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, 5.1 लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक अगर हिंदी में बात करूं तो आप लोगों को पता होगा, टिड्डा फौज भी बोलते हैं इसको, टिड्डों का अटैक भी बोलते हैं। छोटा सा कीड़ा होता है और पूरे के पूरे स्वाम्स में यानी कि ग्रुप के अंदर आता है एकदम से, ठीक है, और इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर आता है कि पूरी की पूरी फसल को ख़राब करके रख देता है। थोड़ा सा जान लेते हैं न्यूज़ के अंदर क्या होता है। यूनियन गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू की थी 12 स्टेट्स को स्पेशली, इसमें मेजरली क्या कहते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की लोकस्ट अटैक के बहुत हाई चांसेस है, तो वार्निंग दी थी इन लोगों को। इस बार जो अटैक किया गया है ना, ये पिछले 26 सालों के अंदर अब तक का सबसे वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट अटैक है। ये मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं ना, नीचे क्या बताऊंगा बता ही देता हूँ आपको। 4 टाइप के लोकस्ट होते हैं। सबसे जो मेजर है इंडिया के अंदर वो होता है डेजर्ट लोकस्ट, फिर होता है माइग्रेटरी लोकस्ट, एक होता है बॉम्बे लोकस्ट, एक होता है ट्री लोकस्ट। इनके साइंटिफिक नेम आपको ना याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये 26 सालों बाद ये इंसिडेंट हुआ है, तो मे बी प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको पुटअप किया जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी वार्निंग दी थी, जो लोकस्ट की आर्मीज़ है उनके रिगार्डिंग कुछ सीवियर रिस्क बताया था कि इंडिया के एग्रीकल्चर को हो सकते हैं इस साल। डेजर्ट लोकस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ज़्यादा, तो ये एक फैमिली होती है ग्रास ऊपर की। ग्रास ऊपर आप लोगों ने पक्का देखा होगा किसी न किसी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर। लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी होती है इनकी। 90 दिन के बाद इनका इतना लाइफ स्पैन होता है। 4 स्पीशीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये जो अपने अंडे देते हैं ना, ये डैम सोल में थोड़ा सा मतलब ऐसी नमी वाली ज़मीन होती है ना, वहाँ पर देते हैं। और ये ऐसे एरिया में जहाँ पर ये अंडे देते हैं ना, वहाँ पर बहुत डेंस वेजिटेशन होती है। अंडे देने की जगह बहुत डेंस वेजिटेशन होती है, ध्यान रहे, डेजर्ट लोकस्ट। फिर ये बायफेजिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये 2 तरह की फॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक जो सॉलिटरी फॉर्म होती है उसके अंदर ये क्रॉप्स को इतना हार्म नहीं करते हैं, और इनका जो कलर होता है ना वो थोड़ा ब्राउन सा कलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जब इनका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर और वेजिटेशन प्रोवाइड होता है ना, तभी डायरेक्टली स्विच कर लेते हैं अपनी ग्रिगेरियस फॉर्म में। ग्रिगेरियस का मतलब होता है टुगेदर, कलेक्शन। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये स्वाम्स बड़े बड़े झुंड बना लेते हैं अपने, और इलेक्ट्रिक येलो से टर्न हो जाते हैं, जिसका जो स्वामिंग बिहेवियर होता है ना, इलेक्ट्रिक येलो एक स्वामिंग बिहेवियर, यानी कि एक ऐसी फॉर्म जो आप लोगों ने देखा होगा ना हवा के अंदर, आप लोगों ने इमेज देखी होगी इनके, पूरा का पूरा झुंड जब चलता है एक करंट की तरह ही चल रहा होता है पूरा का पूरा। तो कितने की तादाद में चलते हैं, तो कुछ 40 से 80 मिलियन अडल्ट होते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर। इतना आप अगर अपना आसपास का देखो, 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर की फॉर्म में बना लो, इतने के अंदर 40 से 80 मिलियंस होते हैं। इनकी स्पीड जो होती है 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, और एक दिन के अंदर इनकी क्षमता होती है कि कुछ 150 किलोमीटर के आसपास कवर कर सकते हैं, यानी कि 10 घंटा एक दिन में ये लोग फ्लाई कर सकते हैं। ओमनीवोरस होते हैं। एक जो अडल्ट होता है ना डेजर्ट लोकस्ट का, वो पूरे दिन के अंदर रफली अपने वजन के बराबर खा सकता है, यानी कि एक दिन के अंदर वो 2 ग्राम फ्रेश फूड कंज्यूम बहुत आसानी से कर सकता है। अब जब ब्रीडिंग की बात करें तो 3 सीजन्स होते हैं इनकी ब्रीडिंग के। यहाँ पे डायग्राम जो नीचे आपको दिख रहा है आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग ब्रीडिंग सीजन जो होते हैं वो इस एरिया में मिलते हैं आपको, यहाँ पर अफ्रीकन रीजन में, मिडल ईस्ट के अंदर। और समर ब्रीडिंग रीजन जो होता है ये इंडिया के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर। तो जो विंटर ब्रीडिंग सीज़न होता है ना, नवंबर से दिसंबर तक का। स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो होता है जनवरी से जून का। समर वाला जो होता है जुलाई से अक्टूबर। अभी आप रिसेंटली जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो ये सीज़न वही है अभी मानसून के वाला, कि इस जो समर ब्रीडिंग होती है ना इनकी, वही रीजन है। इंडिया इज़ दी ओनली 1 लोकस्ट ब्रीडिंग सीज़न। इंडिया के पास सिर्फ समर ब्रीडिंग सीज़न का ही लोकेशन होता है। अब जो रिसेंट में जो अटैक्स हुए हैं उनके कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इतना एकदम से 26 सालों बाद एकदम से अटैक हुआ है। कुछ फेवरेबल वेदर कंडीशंस हो गई थी इनके लिए, हमारे लिए फेवरेबल, हमारे लिए तो अनफेवरेबल हो गई थी, ठीक है। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द अटैक्स हुए थे लोकस्ट के इंडिया में 1993 के बाद, वो राजस्थान के एरिया में ज़्यादा देखे गए थे। लेकिन रिसेंट जो देखा गया है वो देखा गया कि गुजरात में भी हो रहा है, एमपी की तरफ भी गया, यूपी की तरफ भी गया और महाराष्ट्र की तरफ भी गया। इंडियन ओशन डायपोल की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका सुना ही होगा। अफ्रीकन रीजन को आप मैप में देख रहे हो ना, अफ्रीका का ये हॉर्न दिखता है यहाँ पर मिडल ईस्ट की तरफ, यमन के पास जो ये है ना, ये थोड़ा सा हॉर्न है, एक सींग की तरीके से एक है। तो ये जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं ना, यूजुअली ब्रीड करते हैं इन एरियाज़ के अंदर जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं अफ्रीका के, ठीक है। ये जो हॉर्न वाला एरिया ना, ये जनरली यहाँ पर ब्रीड करते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके कारण क्या हुआ कि इंडियन जिसने एम्पलीफाई कर दिया इंडियन ओशन के डाइपोल को, ताकि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है ना वो पर्टिकुलरली वार्म हो गया है।
समझने की कोशिश करना। ये वाला जो रीजन है थोड़ा सा ये वार्म हो गया है पूरा का पूरा, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन का रीजन है। फिर हम बात करते हैं हैवी रेन्स भी हुई हैं जिसके कारण वेजिटेशन बहुत हुआ है एरिड एरियाज़ के अंदर। और डेजर्ट लोकस्ट को क्या चाहिए ब्रीडिंग के लिए, उसको वेजिटेशन चाहिए होती है। साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोनिक साइड स्टॉर्म्स आए थे मेकुनु और लुबान, जो कि ओमान और यमन के आए थे स्पेशली, जिसके कारण जो एम्प्टी डेजर्ट थे ना उसके अंदर बहुत सारे लार्ज लेक्स हो गए थे। अब वहाँ पे डैम्प सॉइल हो गई, लार्ज लेक हो गया, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी नमी आ गई पानी के अंदर, इसलिए ये जो लोकस्ट थे वहाँ पे ब्रीड कर सकते हैं। विंड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लोकस जो जनरली ना विंड की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको पैसिव फ्लायर्स भी बोला जाता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था साइक्लोन एम्फान की वजह से। एम्फान कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल में। इसी के साथ आपको निसर्ग के बारे में पता होना चाहिए। निसर्ग भी आया था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आया था, ये आया था ये अपना अरेबियन ओशन के अंदर, अरेबियन सी के अंदर। तो इसके कारण एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स की हेल्प की मूवमेंट से लोकस जो थे साउथ एशिया के अंदर आ गए। इफेक्ट क्या होता है, अब इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बता दूं स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे इंडिया के द्वारा। पहले आप लोगों को स्टेप्स बता देता हूँ क्या क्या लिए गए, फिर बताते हैं इसके कारण नुकसान क्या क्या होता है लोकस्ट के कारण। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया के अंदर एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। उसका बेसिकली काम क्या होता है, जो भी मॉनिटरिंग करनी होती है, सर्वे करने होते हैं कि भाई डेजर्ट लोकस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। स्केड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं जहाँ पर पहले की हिस्ट्री है हमारे पास राजस्थान और गुजरात के रीजन्स के अंदर मेजरली, क्योंकि वो अरेबियन सी से टच होता है वो एरिया। तो इंडियन गवर्नर ने कुछ सर्कल्स बनाए थे जिनको बोलते हैं लोकस्ट सर्कल ऑफिसेज, और टेम्परेरी कैंप्स क्रिएट किए थे जिस तरीके से कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। देखो मॉनिटर करने के बाद ही कंट्रोल कर सकते हो, जब तक मॉनिटर नहीं करोगे हो क्या रहा है, कितने आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, क्या ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, क्या टेम्परेचर है, क्या मूवमेंट है, तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने कुछ 200 के आसपास लोकस्ट सर्कल ऑफिसेज सेटअप किए थे ताकि हम एक सर्वे कंडक्ट कर सके, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और फिर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर मशीनरी लगा देंगे जो भी अफेक्टेड स्टेट्स होंगे वहाँ पे। कंट्री पेस्टिसाइड्स भी प्रोक्योर कर रही है, प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना। यूके से हम लोगों ने कुछ पेस्टिसाइड स्प्रेयर्स लेके आए थे जिनको स्पेशली हम लोग ट्रैक्टर्स पे लगा सकते हैं, ब्रिगेड पे, इवन हेलीकॉप्टर पे लगाने वाले भी लगाए गए थे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लार्ज एरिया को कवर करके यहाँ पे पेस्टिसाइड्स उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। सेंटर ने कुछ कंपेंसेशन देने की भी बात की थी, यानी कि कुछ मुआवजे देने की बात की थी, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, एनडीआरएफ फंड, जिन भी लोगों को नुकसान होगा, उनकी क्रॉप का नुकसान हुआ, उन सब के लिए। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने कुछ 25 मिलियन टन के आसपास मेलेथियन करके एक पेस्टिसाइड्स होता है उसकी प्रोडक्शन की हैगी, ठीक है। ड्रोन्स को यूज़ किया गया, ड्रोन्स का जो यूजेज है वो इंडिया ने किया है पहली बार इन सब के लिए, तो उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी अप्रिसिएशन दी जा रही हैगी। लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो साउंड बहुत करते हैं। तो साउंड करने के कारण क्या होता है, जो टिड्डे वगैरह होते हैं ऑलरेडी पहले से दूर हो जाते हैं, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग साउंडलेस ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जहाँ पर लोकस अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमारे इंडिया में क्या फ्यूचर अटैक्स हो सकते हैं इसके बाद में। अब हम देख लेते हैं कि लोकस के कारण डैमेज क्या होता है, ठीक है। क्रॉप डैमेज तो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो डेजर्ट लोकस होता है ना उसने वाइप आउट किया हुआ है क्रॉप जो कि 5 लाख हेक्टेयर में राजस्थान के अंदर। अब इतने बड़े एरिया के अंदर आप क्रॉप को पूरे को डैमेज कर दोगे तो किसान के पास खाने के लिए क्या बचता है। एक्चुअली में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं ये, थोड़ा बहुत जो छोड़ देते हैं ना वो इतना भी नहीं होता कि आप उसको जानवरों को डाल सकते हो, उसके बाद फिर इतनी बुरी हालत कर देते हैं। तो एक जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्वाम होता है ना वो इतना खाना खा सकता है जितना कि एक दिन के अंदर 35,000 लोग खा सकते हैं। तो आप इमेजिन करो 35,000 लोगों को खाना एक झुंड खा जाता है एक बारी में। एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, लोकस जो स्वाम्स होते हैं ना एलर्जेंस भी होते हैं, ठीक है। तो एलर्जीज़ भी कर सकते हैं इन कारण। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स की बात करें तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने मेलेथियन 96 और क्लोरपायरीफॉस और मेलेथियन 96 ये एक पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया था। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स हैं ताकि लोकस स्वाम्स को उस स्टेट्स में कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दोनों के दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक हैं, और इस तरह के पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर अगर ह्यूमन बींग्स को मिल जाता है तो नोजिया, डिजीनेस, इवन डेथ भी हो सकती हैगी। और तो और सोइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो भी ख़राब हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। जब हम बात करते हैं एयर ट्रैवल की तो जनरली जो लोकस्ट होते हैं वो लोअर लेवल्स के ऊपर फ्लाई करते हैं, तो एक एयरक्राफ्ट को भी हमारे थोड़ा सा नुकसान होता है, स्पेशली जब उनको टेक ऑफ करना होता है, लैंडिंग करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है वहाँ पर। ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं लोकस्ट पूरे के पूरे फॉरेस्ट और अर्बन वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर इनको खाने के लिए क्रॉप ना मिले तो इवन आपके घरों के अंदर भी अगर आपका खुद का पार्क होगा, वहाँ से स्वाम गुजर रहा होगा, तो अगर आपके पार्क के ऊपर भी अगर वो बैठ गया तो आपके ना घास बचेगी, ना आपके पेड़ के पत्ते, ना फूल बचेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वे फॉरवर्ड में आते हैं। वे फॉरवर्ड में हम लोग बिल्कुल ऑप्टिमिज्म दिखाएंगे पूरा क्या हमें करना चाहिए। वो कहना चाह रहा है हमें बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। हाँ, ये मैं भी एक अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि बहुत सारे केसेस में क्या देखा गया था ना, जो एक ये
जो ऊपर हमने पेस्टिसाइड के जो नाम बताए थे हम लोगों ने, मेलाथिन 96 और क्लोरपाइरिफोस पायरिफोस जो किया जाता है ना, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इफ़ यू यूज़ बायो पेस्टिसाइड्स तो वो बहुत सेफ़ होंगे इनको कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमंस की हेल्थ को प्लस हमारी सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। एरियल स्प्रेइंग करते हैं जब हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की, तो ये मोस्ट पोटेंट मेथड होता है लोकस से फाइट करने के लिए। और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ किया गया। एक्चुअली ये बोल रहा है यूज़ करना, हम लोगों ने इंडिया में ऑलरेडी यूज़ कर लिया। ये न्यूज़ जो है ना पिछले मंथ की है, ये मई मंथ की मैगजीन है और हम लोग इसको अभी जून जुलाई में पढ़ रहे हैं। लेकिन तो जून जुलाई में जब ये दोबारा अटैक हुआ ना, तो हम लोगों ने हेलीकॉप्टर का यूज़ कर लिया है। ठीक है। लाउड नॉइज़ से भी बहुत तरीके से हम लोग इनको लोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके ये ना कन्वेंशनल मेथड होते हैं, यानी कि लोकल एरिया में लोग इनको पहले भी यूज़ किया करते थे, आवाज़ कर करके थाली बर्तन बजा के, या कुछ लोगों ने स्पीकर बजाए हैं उससे भी भाग जाते हैं दूर वॉइस से। हमको ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो मिडल ईस्ट और पाकिस्तान है ना, क्योंकि वहाँ से इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। उनके बारे में हमें पता चल जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसी ग्रोथ हो रही है, किस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये हमें वे फॉरवर्ड में लिखना है। बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या कुछ एक्टिव रोल हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि लेटेस्ट साइंस और जो भी क्लाइमेट ट्रेंड्स हैं ना, उन सबको इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी रेलेवेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है कि वो आपको वेदर चेंजेस के बारे में बता सकता है, किस तरीके से लोकस अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, जो भी पोटेंशियल रिस्क होंगे ना, कि जो आप केमिकल एजेंट यूज़ कर रहे हो इनको भगाने के लिए, उससे ह्यूमन बींग के लिए क्या ठीक है, एनिमल्स के लिए क्या ठीक है, वो सब हमको WHO से हेल्प मिल सकती है। जब हम बात करते हैं फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया था कि आप लोकस मैनेज से कैसे डील करोगे। जो भी हमारे सैंड एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पर ग्रीन वेजिटेशंस होती है, उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करो, क्योंकि वहीं पर लोकस सबसे ज़्यादा आपको प्रेजेंट मिलेंगे। जब हम बात करते हैं डेजर्ट एरियाज़ की, जहाँ पर रेनफॉल हो सकती है, वहाँ पर सर्वे करने की ज़रूरत है कि क्या लोकस ने अपने एग्स वगैरह तो ले नहीं किए वहाँ पे। उन्होंने कुछ पेस्टिसाइड्स रिकमेंड किए हैं ताकि इनकी ब्रीडिंग को स्टॉप भी किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे एरिया जहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो लोकस अटैक काफ़ी इजी था, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी और ये आ सकता है न्यूज़ में, क्योंकि 26 साल बाद ऐसा अटैक आया। इंडिया के अंदर साइक्लोन भी आ रहा है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, लोकस्ट भी आ रहे हैं, चाइना के साथ वॉर भी हो रहा है, नेपाल के साथ पंगे भी हो रहे हैं, कोविड-19 भी चल रहा है, इकॉनमिक स्लर भी आ रहा है। बुरी हालत हुई पड़ी है इस समय इंडिया की, मतलब कह सकते हो। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ उभर के आएंगे इससे। सुपर ईयर ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी, इतना लंबा टॉपिक दे दिया ना ये वाला, लेकिन चिंता मत करना, इसको मैं आपको सिर्फ क्रूशियल पॉइंट्स जो है ना वही बताऊंगा आपको। ठीक है, जो जी काम की चीज़ें हम सारी की सारी पढ़ेंगे, कुछ इग्नोर नहीं करेंगे। न्यूज़ में क्यों है 2020 को सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी विद 20 ग्लोबल आईजी टारगेट्स अडॉप्टेड इन 2010 एंड्स इन 2020। आईजी टारगेट्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी को लेकर ना कुछ 20 के आसपास टारगेट सेटअप किए गए थे 2010 से लेकर 2020 के 10 साल के लिए। तो 2020 जो है उसी का सुपर ईयर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आईजी टारगेट्स किस तरह के थे। ये जो CBD स्ट्रेटेजिक्स थी, ठीक है, 5 कैटेगरीज थी, 5 कैटेगरीज के टोटल मिला के हम लोगों ने 20 टारगेट किए थे। किस टाइप के टारगेट्स थे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज को एक्सप्रेस शेयर करना है, ठीक है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, एक्सटिंक्शंस को प्रोटेक्ट करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, फिश की सस्टेनेबिलिटी करनी है, इन जो बायोडाइवर्सिटी उसके मेन स्ट्रीम के ऊपर काम करना है। इस तरह के ना कुछ आईजी के टारगेट थे। आईजी टारगेट्स का नाम क्यों दिया गया? जापान के अंदर एक जगह है आईजी, उसके नाम पर ही वहाँ पर हुआ था इसलिए। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये क्या चीज़ है। इसको जानने के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा समझ में आसानी से आएगा। CBD इसका शॉर्टकट है, कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है, 1992 से साइन की हुई है। यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंटल UNC एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट को लेकर, रियो की जो अर्थ समिट थी वहाँ पे। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, उन सबका सस्टेनेबल यूज़ करना है हम लोगों को, ठीक है, और जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं ना, उनसे जो भी बेनिफिट हमको निकल रहे होते हैं उनको यूटिलाइज करने के, उसको इक्वली शेयर करना है, फेयरली और इक्वली। 196 पार्टीज हैं इसकी और इंडिया उसमें से एक है। CBD के ना 3 सप्लीमेंट्री ये एग्रीमेंट्स हैं। एक नया नागोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है, इट्स एम इज़ टू शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, मैंने ये नगोया वाला आपको एक्सप्लेन तो किया ही नहीं ना। इसका एम सिंपल ये होता है कि जो भी हमको बेनिफिट्स अराइज हो रहे होंगे, मैंने आपको ये वाला ऊपर वाला पॉइंट बताया था ना, थर्ड ऑब्जेक्टिव, ये एक्जैक्टली वही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी का क्या है, इसका एम है कि जो सेफ हैंडलिंग होती है, किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी की सेफ हैंडलिंग, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है एडवर्स इफेक्ट्स के लिए, ठीक है, और जितने भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं LMOs, उनके ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए काम करना है हम लोगों को।
नगोया और कुआलालंपुर की सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी एंड रिड्रेस द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। इसका एम है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी हुआ, जो भी इंटरनेशनल रूल्स और प्रोसीजर्स हैं ना फील्ड के, और जितने भी रिलेटेड हैं LMO से, जो भी हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के साथ। इंडिया ने तीनों को साइन भी किया हुआ है और तीनों प्रोटोकॉल्स को रेटिफाई भी किया हुआ है। ध्यान रहे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारा प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, देखो 10 साल का टारगेट था और अब फाइनल ईयर आ चुका है, तो इसलिए हम लोगों ने सुपर ईयर मनाया। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, CBD आपको समझ में आ चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू, इसको अडॉप्ट किया गया था सभी पार्टीज़ के द्वारा। पार्टीज़ का मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज़ है। CBD के टाइम पर ये 10th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की। COP वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ 2010 में नगोया के अंदर, जो कि जापान में बेस्ड है। पर्पज़ सिंपल सा था, ब्रॉड बेस्ड एक्शन लेना है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए अगले 10 साल तक के लिए सभी कंट्रीज़ को, सभी स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार, कुछ NGOs होंगे, कुछ बाकी इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उन सबको मिल करके। इस स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर एक शेयर्ड विजन है, एक मिशन है 20 टारगेट्स का, और उन 20 टारगेट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कलेक्टिवली इसको आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट बोलते हैं। मैंने आपको दिखा दिया था। विजन क्या है, एक हार्मनी में रहना है नेचर के साथ, ठीक है, लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर, वेयर बाय 2050 बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू हो, उसको कंजर्व किया गया हो, उसको रिस्टोर किया गया हो, वाइजली यूज़ कर रहे हो, इकोसिस्टम सर्विसेज को हम मेंटेन कर रहे हो, एक हेल्दी प्लेनेट को सस्टेन कर रहे हो, और जो भी बेनिफिट्स एसेंशियल हैं सभी लोगों के लिए उन सबको डिलीवर कर रहे हो। और मिशन क्या है, इफेक्टिव और अर्जेंट एक्शन लेंगे जो भी लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का उसको रोकने के लिए, तो ताकि ये इंश्योर कर सकें कि 2020 तक जो भी सारे के सारे हमारे इकोसिस्टम्स हैं बहुत रेजिलिएंट हैं और कॉन्टीन्यूसली हमको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। इस तरीके से हम लोग प्लेनेट की वैरायटी ऑफ लाइफ को सिक्योर कर पाएंगे और ह्यूमन बीइंग के वेलबींग के लिए एंड स्पेशली पॉवर्टी के एरेडिकेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हो ना, अगर पॉवर्टी का भी आपका टॉपिक आता है तो आप बता सकते हो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मिशन ऑफ ये जो सुपर ईयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वाला। तो चीज़ें ऐसे कनेक्ट करनी होंगी आपको। अब टू इम्प्लीमेंट द SPB 2011-20 पार्टीज़ और टू द CBD अग्री टू अपडेट करेंगे अपना सारा का सारा नेशनल। देखो हर एक कंट्री का ना अपना पर्सनल भी एक डोमेस्टिक नेशनल बायोडाइवर्सिटी का प्लान्स होते हैं। तो सबने क्या कहा था कि ठीक है अब जो IG टारगेट्स हो गए इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने अपने प्लान्स को अपडेट करेंगे, कुछ नेशनल टारगेट सेटअप करेंगे। ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे नेशन की प्रायोरिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी कितनी है। अगर डेवलपिंग है तो उसको फंड चाहिए होंगे डेवलप्ड कंट्री से, अगर ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसको फंड प्रोवाइड करने होंगे डेवलपिंग को। इन सारे के सारे स्ट्रेटेजिक प्लान को यूज़ कर ABT एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क कर इंटीग्रेट करेंगे सारे के सारे नेशनल टारगेट्स को, ताकि NBSAP के अंदर उसको अपडेट कर सके। NBSAP क्या हो गया, ध्यान रखना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स। अडॉप्ट करेंगे अपडेटेड NBSAPs एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की तरह, ताकि उन सब का इंटीग्रेशन हो सके हमारी बायोडाइवर्सिटी में, इंटरनेशनल लेवल के डेवलपमेंट में, अकाउंटिंग में और प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। प्रोग्रेस जितनी भी हो रही होगी उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी अचीवमेंट करेंगे इस पूरे को इम्प्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटजिक प्लान को और IG के बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को सारे के सारे नेशनल रिपोर्ट्स के थ्रू हम लोग इनको अपडेट करेंगे। प्रेजेंटली जो नेगोशिएशंस हैं कि 2020 का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए डेवलप करने के लिए वो सब चल रही है अभी। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट आता है, ये तो सब था आइडिया, इतना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट था नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के एफर्ट्स क्या चल रहे हैं SPB 2011 से 20 के लिए। इंडिया ने अपना पहला जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान था उसको प्रिपेयर किया था अंडर दैट टाइटल नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रेटजी ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये अपना पहला खुद का नेशनल प्लान था। इसको फिर रिवाइज़ किया था और अपडेट किया था NBAP के अंदर 2008 में, ताकि जो भी बायोडाइवर्सिटी का एजेंडा है उस पूरे को अलाइन करके नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी जो 2006 की थी उसके साथ किया जा सके। NBAP 2008 को फिर हमने बाद में अपडेट किया अडेंडम 2014 टू NBAP 2018, ताकि वो जो भी SPB 2011 से 20 के टारगेट थे उन सबको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने डेवलप किए थे कि 12 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स होंगे जिसमें सारे के सारे 20 कवर हो जाएंगे। देखो यहाँ आपको मैंने ये IG टारगेट दिखाया ना, ये 20 5 की कैटेगरीज में थे ये। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने अपने 12 डेवलप किए, ठीक है, और उनको कैटेगरीज में उसी तरीके से डाल दिया जो वहाँ पर ऊपर थे। वो जो 20 थे उनको 12 की कैटेगरीज में बना दिया, क्योंकि इंडिया ने अपने डोमेस्टिक नीड्स और कैपेसिटी के हिसाब से उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी।
फॉर ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज टारगेट्स, एजेंसीज को आइडेंटिफाई किया कि भैया कोई एनवायरनमेंट को देखेगी, कोई बायोडाइवर्सिटी को देखेगी, कोई एनिमल्स को देखेंगे, कोई फॉरेस्ट को देखेंगे, कोई बर्ड्स को देखेंगे, डिफरेंट को, और उनकी जो भी मैंडेट था उसके बेसिस के ऊपर जो भी उनका डोमेन एरिया था, जो भी उनकी जोग्राफिकल कवरेज थी, उन सबको उनके टारगेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इंडिकेटर और मॉनिटरी फ्रेमवर्क को भी डेवलप किया गया था हर एक एनबीटी के लिए। इंडिया ने अकॉर्डिंग टू इंडिया, जो इंडिया की 6th नेशनल रिपोर्ट थी, इंडिया अपने 9 आउट ऑफ 12 टारगेट्स को ऑन ट्रैक है टू अचीव करने के लिए, और एक टारगेट के अंदर इंडिया अभी भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन एनबीटी 6 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीड कर गया, पीछे नहीं एक्सीड चल गया, लेकिन 2 टारगेट्स हैं एनबीटी 4 और 12, वहाँ पर इनसफिशिएंट रेट है। अभी तक प्रोग्रेस क्या हुई है, हम लोगों ने एरिया इंक्रीज़ कर दिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। पहले कुछ टोटल था 771, अब हमने कर दिया उसको 870 के आसपास 2018 से 19 के अंदर। अब आपको डायरेक्टली ये नंबर अगर नहीं पता चल रहा तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। जैसे 771 87 के बीच में डिफरेंस आता है कुछ 99 का, तो 99/771 इंटू 100 कर दो, तो ये कुछ बनता है आपको 7990711, तो कुछ 12.8% के आसपास इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के एरिया के अंदर 2018 से 2019 के अंदर। तो ये आप लिख सकते हो 12.8%, ये अच्छा डेटा है। हमारा कितना बायोडाइवर्सिटी का एरिया इंक्रीज़ हुआ है ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑपरेशनलाइजिंग द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, पहला इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस IRCC पब्लिश करने के बाद नगोया प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया ने तब से अब तक 997 IRCCs पब्लिश किए ABS की क्लियरिंग हाउस के ऊपर, और ये सभी पार्टीज में सबसे हाईएस्ट है। तो ये इंडिया की प्रोग्रेस है। डेवलपिंग एन एक्सटेंसिव पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू अचीव द एनबीटीज, मेजर पॉलिसी जो थी हमारी इस पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी के इंप्रूवमेंट को अचीव करने के लिए, वो थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 की, नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज NPMT 2017 की, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 की। तो ये तो मेजर पॉलिसी थी। मेजर एक्ट क्या थे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, कुछ 2 लाख के आसपास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ लोकल लेवल्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2019 के अंदर, और 7567 पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स उनको प्रिपेयर किया गया था 2019 के अकॉर्डिंग। PBR के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, वो एसोसिएट करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, ठीक है। एक बार मैं आपको ये चलो ये मैं ऊपर आपसे नीचे आके बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी हमारा ये हो गया। एक बार ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस क्या होता है। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो ABS के ऊपर, जो कि एस्टेब्लिश है आर्टिकल 12 में नगोया प्रोटोकॉल के। अब नगोया प्रोटोकॉल मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ये बहुत की टूल होता है जिसमें हम लोग सारी की सारी फैसिलिटेशन होती है इम्प्लीमेंटेशन की पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को, ताकि हमारी जो लीगल सर्टेनिटी और ट्रांसपेरेंसी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, एनहेंस कर सकें, और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को प्रोड्यूस कर सकें, ताकि मॉनिटरिंग में और जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की बात जब की जाती है, इन सबको एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस के थ्रू ईजिली मॉनिटर किया जा सके। अब ये सारे के सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इस एड ऑन था इसके अंदर। तो अब इंडिया ने अगर इतना प्रोग्रेस किया है तो इंडिया को कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, ठीक है। ये वो इंडिया के 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक बार हम लोग चैलेंजेस देख लेते हैं। लो अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था, लोगों को कम्युनिकेट कर पाना कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, उसमें बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। फॉरेस्ट फायर की अगर बात करें तो 21.4% जो फॉरेस्ट कवर इंडिया का है वहाँ पर फायर बहुत ईजिली हो जाती है, ये रिपोर्ट दी गई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी कारण बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज होता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को बहुत लॉस हो रहा होता है, ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट होता है, हैबिटेट का, वाइल्ड लाइफ का, सॉइल इरोजन का, हर तरह के लॉस हो रहे होते हैं। थ्रेट टू द इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, अब वो चेंज करते हैं कम्युनिटी का स्ट्रक्चर को और स्पीशीज़ के कंपोजिशन को, जो भी हमारा नेटिव इकोसिस्टम में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, डायरेक्टली बाय आउट कॉम्पिटिंग द इंडिजिनियस स्पीशीज़ या फिर रिसोर्सेज के लिए, और या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को चेंज कर देते हैं, इकोसिस्टम फंक्शन को चेंज कर देते हैं, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप को, जो नेटिव मतलब वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ होती है उनके रिगार्डिंग। तो एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन हमेशा से रहा है। इंडिया ने भी तो एक एलियन स्पीशीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया के अंदर इन्वेजन हुआ था ना, वो अरब्स पीपल केम एंड देन मुगल्स केम एंड देन दिस ब्रिटिशर्स केम, तो उन्होंने भी इन्वेजन ही किया था, हमारी यहाँ की सारी कैपेसिटी को उन्होंने चेंज कर दिया था।
पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग एट लोकल लेवल, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लोकल गवर्नेंस के, जैसे अगर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो बहुत सारी क्रिएट की गई थी अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वो बहुत बार इल इक्विप्ड, यानी कि पूरी फुल कैपेसिटी से काम कर नहीं पाती, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं होती है, ताकि इसी कारण वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले नहीं पाती हैं बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड इशूज़ का। डेटा कलेक्शन भी हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। इंडिया के अंदर ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज की हमेशा से कमी रही है, और स्पेशली जब नीड होती है उसको कंपाइल करने की, एनालाइज करने की, ताकि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कर सकें हम NBSAP की, तो ये भी एक हमारे साथ इशू रहा है। 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टाइगर्स इंडिया के क्या थे एक बार देख लेते हैं। बाय 2020 एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन कंट्री की जो पॉपुलेशन का स्पेशली जो यूथ है उनको बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज़ और उनके स्टेप्स जो भी उनको कंजर्व करने के लिए लिए गए हैं उनको सस्टेनेबली अवेयर करवाना है। ये IG टारगेट 1 के अंडर आता है। बाय 2020 जो वैल्यूज़ थी बायोडाइवर्सिटी की वो इंटीग्रेट की जाएंगी नेशनल और स्टेट प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। ये IG टारगेट 2 था। तो इस तरीके से मैं आपको सारे तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी यही चीज़ें डिस्कस की थी। इनके बारे में आपको सब कुछ नहीं याद करना है, आप 12 IG टारगेट याद नहीं कर सकते हो, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन एक रीडिंग ज़रूर कर लो, ठीक है। स्पेशली मैं कह रहा हूँ ये वाले रीड कर लो, नथिंग मोर देन दैट। IG टारगेट रीड कर लो, इंडिया के जो 12 हैं उसके बारे में ये याद रखो, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना एक डेटा यहाँ पर, इंडिया की जो प्रोग्रेस हुई है अभी तक उसके अंदर, तो उसमें ये 2 चीज़ें याद रख लो, ये प्रोग्रेस वाला पार्ट और इंडिया ने कितने टारगेट्स जो अचीव कर लिए, कितने नहीं किए। आई थिंक दैट विल बी ऑल इनफ। वे फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमको टूल किट्स बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली लोकल डायलेक्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक चैलेंज बताया था, हम लोगों के यहाँ लैंग्वेज बैरियर आता है स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, तो छोटी छोटी बोलियों में डायलेक्ट्स के अंदर हम लोगों को टूल किट्स बनाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पर प्रॉपर अवेयरनेस फैलाई जा सके। एडिशनल फंडिंग रिसोर्सेज चाहिए और हमको पैसा चाहिए इसके अंदर, स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उन लोगों ने एक स्कीम निकाली फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, जिसके कारण जो भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं उन सबको टैकल करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए हमको एडिशनल फंडिंग चाहिए। इंटेंसिव और सस्टेन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हम लोगों को स्पेशली जो लोकल गवर्नेंस होते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, पंचायत बॉडीज़ होगी, इन लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं होती है। हम लोगों को एक नेशनली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को मैनेज करेगा। जो सारे के सारे डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं ना, बॉटनिस्ट हो गए, फॉरेस्टर हो गए, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, रिसर्चर, इंजीनियर, इन सबको एक फील्ड पे लाके रख देगा, वहाँ पर रिसर्च करना जरूरी है। सब अपने अपने फील्ड में तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन हर तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इन सबको एक फील्ड में लाने की ज़रूरत है। हमको ज़रूरत है कि अब देखो ये सारे के सारे वे फॉरवर्ड वही हैं कि जो भी चैलेंजेस थे ना उन्हीं सबको वे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये आना चाहिए हमेशा अपने वे फॉरवर्ड में, आप चैलेंजेस को कन्वर्ट कर सकते हो। हमको सेंट्रल डेटाबेस और एक ट्रैकिंग एनबीटीज को क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ एडिशनल फाइनेंशियल, टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोगों ने अभी स्पेशल ईयर ऑन सुपर ईयर ऑन बायोडाइवर्सिटी किया था, उसी तरीके से UN ने एक डेकेड को, पूरे के पूरे डेकेड को फ्यूचर में 2021 से 30 तक के लिए उसको डिक्लेयर कर दिया इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए। आप समझ पा रहे हो ना डेकेड्स कैसे डिक्लेयर किए थे? पिछले वाले को बायोडाइवर्सिटी के लिए किया था, ठीक है, उसके अलग अलग टारगेट सेटअप किए गए थे। यहाँ पर UN ने इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए एक डेकेड पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है 2021 से 2030 तक को हम लोग डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तरीके से लेके चलेंगे। अभी इंटरनेशनल डेकेड सेटअप कैसे करने होते हैं? यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट करता है कुछ स्पेसिफिक डेज, वीक्स, ईयर्स या फिर डेकेड्स को किसी भी ओकेजन के ऊपर, ताकि कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स या टॉपिक्स के ऊपर उनको मार्क कर सकें। क्यों? ताकि उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस फैलाएं, उनको प्रमोट करें और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सबको अचीव करने में आसानी हो। कुछ डेकेड्स जो कि 2020 में एंड हो रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था, और डेकेड ऑन एक्शन फॉर रोड सेफ्टी आई थिंक आ ही जाएगा इस साल के अंदर। यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, इसका रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ भी था, आई थिंक नोएडा में हुआ था कुछ समय पहले। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 2020 में ही हुआ था। तो UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका सिंपल सा एम है मैसिवली हम लोगों को रिस्टोर करना है जो भी हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और कुछ ऐसे मेजर्स लेने जो कि हर तरह के क्लाइमेट क्राइसिस से, अगर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई और बायोडाइवर्सिटी, इन सबसे फाइट करने के लिए ऐसे मेजर्स हमको लेके चलने पड़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, सक्सेसफुल गवर्नमेंट के और प्राइवेट के इनिशिएटिव्स हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का वो सब रोका जा सके। एनहेंस करेंगे हमारा नॉलेज एक्सचेंज, स्पेशली अगर हमको रिस्टोरेशन बड़े स्केल के ऊपर करना होता है तो वो नॉलेज, वो टेक्निकल डिटेल्स जो हैं हर एक तक पहुंचनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। कनेक्ट करेंगे इनिशिएटिव्स को, डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स होंगे तो जो कि सेम लैंडस्केप में, रीजन में या टॉपिक पे काम कर रहे होंगे, उन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि उनका इम्पैक्ट और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके।
क्रिएट लिंक्स बिटवीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड बिजनेसेस। अब दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड है। बिजनेसेस को भी अगर आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से कनेक्ट कर दोगे तो अपने आप के अंदर एक बहुत ही सस्टेनेबल प्रोडक्शन और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा। एक वाइडर स्पेक्ट्रम लेके आना पड़ेगा एक्टर्स का, यानी कि जो लोग उस पर काम करेंगे, जो एजेंसीज, जो इंस्टीट्यूशन, जो इंडिविजुअल्स, जो एनजीओज, उन सबको लिए एक वाइडर स्पेक्ट्रम प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्पेशली जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के को सेव करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने से हमको क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इकोसिस्टम्स एड्रेस्ड, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, वेटलैंड, सवाना, इनलैंड वाटर, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम, इवन जो अर्बन एनवायरनमेंट्स होते हैं, इन सबको हम लोग कंक्लूड करेंगे, इन सब पे काम करेंगे। लैंड की बात करते तो हम लोग को 350 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर करना है, जो कि पूरा का पूरा डिग्रेड हो चुका है ऑलरेडी। इसको 2030 तक का टारगेट है हमारा, ठीक है। और जो कोस्टल एरिया और ओशंस का जो टारगेट होते हैं वो अभी सेट करने बाकी हैं, तो ये कभी ना कभी दोबारा जब ये न्यूज़ आएगी तो पता चल ही जाएगा। दिस एंडेवर से हम लोग एक रीजनल एफर्ट बिल्डअप करेंगे। जैसे इनिशिएटिव 2020 लॉन्च होता है लैटिन अमेरिका के अंदर, उनका एम था कि 20 मिलियन हेक्टेयर को रिकवर करना है, रिस्टोर करना है, टारगेट था 2020 तक का। अफ्रीका 100, अफ्रीका का जो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है, उनका एम था कि 100 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड हो चुका है उसको पूरे को रिस्टोर करना है 2030 तक का। तो इस तरह के रीजनल इनिशिएटिव्स होंगे हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग, हर एक जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। यूएन एनवायरनमेंट और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इस पूरे के पूरे इम्प्लीमेंटेशन को लीड करेगा। ध्यान रहे, प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन लीड करेगा। अब इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन का मतलब हम समझे क्या क्या चीज़ रिस्टोर करने वाले हो। स्पेशली जो भी इकोसिस्टम को हमारा डिग्रेड हो चुका है उसको रिकवर करने में असिस्ट करना है, हेल्प करनी है, ठीक है। जो भी डैमेज किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। एक इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे फिजिकल एनवायरनमेंट से सराउंडिंग होते हैं। रिस्टोरेशन की एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनको हम लोग एक प्री डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम के तरीके से रेप्लिकेट करेंगे, ताकि एक नया सिस्टम क्रिएट कर सके जो प्रीवियसली पहले ना हुआ हो, ठीक है। बेसिकली वही रिस्टोरेशन और डिग्रेडेशन को अपडेट करना, ठीक करना, करेक्शन करना, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना। इसमें प्रैक्टिसेस कैसे चीज़ें होंगी, वेजिटेशन को रिस्टोर करना हो गया, नए वहाँ के जो लोकल एरियाज़ के जो ट्रीज़ होते हैं। अब देखो हर टाइप का ट्री, अब आप जो कश्मीर में जो सेब के पेड़ होते हैं आप राजस्थान में ग्रो नहीं कर सकते हो। राजस्थान में आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ ग्रो करने पड़ेंगे, तो हमको नेटिव ट्रीज़ को ग्रो करने की ज़रूरत है। इन्वेजिव स्पीशीज़ जो भी होती हैं उन सबको क्लियर करना पड़ेगा वहाँ से, जो कि रीजनरेटिव पेरेनियल मतलब क्या होता है कि जो सदाबहार होते हैं, एग्रीकल्चर, उन सब पे काम करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री, उनके ऊपर काम करना है, फॉरेस्ट के अंदर एग्रीकल्चर जो होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस मिली क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड पेस ऑफ डिग्रेडेशन, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। जिस तरीके से अभी करंटली जो वर्ल्ड का पूरा लैंडस्केप जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है, वो पहले कभी इतनी इतनी पेस मतलब गति, इतनी गति से ख़राब नहीं हो रहा था। इसी कारण हम लोगों को इस तरह के UN के जो ईयर ऑफ डेकेड्स होते हैं डिक्लेयर करने पड़ रहे ताकि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। इन सब से क्या क्या बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं अगर आप इकोसिस्टम को रिस्टोर करते हो तो। सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। पॉवर्टी एलिवेट हो जाएगी। 350 मिलियन हेक्टेयर्स को डिग्रेड करने के लैंडस्केप को 2030 के कारण रूरल इकोनॉमीज़ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। जिसका अमाउंट कुछ जो एज्यूम किया गया है वो इतना है कि US के $9 ट्रिलियन US के आसपास तक का इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, तो रूरल इकोनॉमीज़ को बूस्ट मिलेगा। फूड सिक्योरिटी, अगर हेल्दी सॉइल होगा तो उसके कारण ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, हायर क्वालिटी के प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा। टूरिज़्म एनहेंस करेगा, ठीक है। नेचुरल लैंडस्केप और खूबसूरत हो जाएंगे तो टूरिज़्म अपने आप एनहेंस करता है। और अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट और माइग्रेशन की, स्पेशली जो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है तो लोग इधर उधर से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, माइग्रेट करते हैं अच्छी बेहतर जगह के लिए, वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे सोशियो और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब होता है थोड़ी सी गंभीरता को कम करना। क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उस पूरे के पूरे को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो 13 आउट ऑफ 26 जो गिगाटन ग्रीन हाउस गैसेज हो सकती हैं उन सबको भी रिमूव कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना हम लोगों को हेल्प करेगा कि हम 1 मिलियन एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ को करंटली जो एक्सटिंक्ट होने वाली उन सबको बचा सकते हैं। कोस्टल और मरीन बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स हैं अर्थ के ऊपर उन सबको रिवाइव करना। इस इकोसिस्टम से क्या मिलेगा कि स्टॉर्म के तूफान से जो प्रोटेक्शन मिलती है, फिशरीज़ में, कार्बन स्टोरेज में, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेगी। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, हमको पता होने चाहिए। फुलफिलिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, अगर हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करते हैं तो हमारे कुछ टारगेट्स हैं, जैसे कि 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, पेरिस क्लाइमेट चेंज का, IHG बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, इन सबको भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी अगर हम लोग एनवायरनमेंट को रिस्टोर करते हैं, इकोसिस्टम को रिस्टोर करते हैं तो
तो ये तो हम लोगों ने बताया कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऊपर हम लोगों ने देखा तो उसके बारे में था। अब हम जानते हैं कि नीड क्या पड़ रही है। अब हम डिटेल में जानेंगे नुकसान हो क्या रहा है कि ताकि हमको ऐसे कुछ टारगेट्स लाने पड़े। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। 1990 के अंदर जो ग्लोबल लैंड एरिया था फॉरेस्ट का वर्ल्ड का, वो 31.6 था और 2015 के अंदर वो 30.6% हो गया। अराउंड 70 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट का है वो हमने लॉस्ट कर दिया है 2000 तक। इसके कारण बहुत बड़ा कार्बन सिंक हुआ है, हैबिटेट में लॉस हुआ है, बहुत सारे स्पीशीज़ जो उनका एक्सटिंक्शन, उनका मूवमेंट हुआ है। इसी कारण वो इन्वेजिव हो जाती हैं, दूसरी जगह पर आकर रहना स्टार्ट करती हैं, तो दूसरे वाले को भी नुकसान पहुँचाती हैं। लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो बहुत डिक्लाइन हो रही है। 20% जो प्लेनेट का लैंड एरिया है वो डिक्लाइन कर चुका है अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर। फर्टिलिटी का लॉस हो गया, इरोजन हो रहा है, सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। इसके कारण जो वेजिटेटिव कवर होता है ना फॉरेस्ट का, क्रॉपलैंड का, ग्रासलैंड का, रेंज लैंड का, इन सब के ऊपर बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही डेरोगेटरी इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें जो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, तो लैंड डिग्रेडेशन पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके कारण बहुत सारा लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, इकोसिस्टम्स का, विच इज़ वर्थ मोर देन 10%, जो कि एनुअल ग्रोथ जीडीपी होती है ना, ग्लोबल जो जीडीपी होता है उससे भी ज़्यादा है वो, जितना लॉस हो रहा होता है मेरा लैंड डिग्रेडेशन का। एक्वेटिक यानी कि वाटर वाले इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वेटलैंड एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। 70% जो वेटलैंड्स है अब तक लॉस्ट हो चुके हैं पिछले 100 सालों के अंदर, ठीक है, जिसके कारण जो लोकलाइज्ड बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वाटर शॉर्टेजेस बहुत आ रहे हैं। ओशन और कोस्ट की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ओवर फिशिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कोस्टल डेवलपमेंट का डैमेज हो गया, ठीक है, सी बेड का डिस्ट्रक्शन हो जाना, बहुत तरीके से मरीन इकोसिस्टम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सी ग्रासेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है, जिसके अंदर जो डुगोंग्स होते हैं, फिर बड़े बाकी जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते थे। अब वो अगर सी ग्रासेस के अंदर उनकी डिपेंडेंसी थी और सी ग्रासेस अवेलेबल नहीं है तो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट होता है। डेड जोन्स होती है वहाँ पर बहुत राइज देखने को मिला है, स्पेशली जो रिवर डेल्टाज होते हैं, वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री है वो बहुत इफेक्ट हुई है इस कारण। कोरल रीफ के जो प्रोजेक्ट थे उनकी जो डेडलाइन थी वो 70 से 90% एक टेम्परेचर इंक्रीज़ देखा गया था। 1.5 डिग्री सेल्सियस का ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, तो इसके कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ है और जिसके कारण 2 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारा। हाई कार्बन एमिशंस भी देखने को मिले हैं। 20 से 50% जो ग्लोबल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स है, ब्लू कार्बन जो होता है ना वो कार्बन होता है जिसको वर्ल्ड ओशन कैप्चर करता है। जो भी कोस्टल वाटर वाले जो सिस्टम्स होते हैं जितना भी कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं। ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं और डिग्रेड हो चुके हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा लॉस और डिग्रेडेशन हुआ है, जिसके अब इतना डिग्रेडेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं उनके अंदर एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो टेरेस्ट्रियल डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो अब नीड आ गई तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे हमारे सामने। बिल्कुल चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाई इनिशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, फंडिंग बहुत चाहिए होगी। अराउंड $800 बिलियन US के आसपास चाहिए होगा 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को अपडेट करने के लिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को कॉन्टीन्यूस और लॉन्ग टर्म्स एफर्ट्स की ज़रूरत है, तभी जाकर जो हम लोगों को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिल पाएंगे। कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी होगी। यूजुअली इकोसिस्टम जो होते हैं वो एक जोग्राफिकल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं होते हैं। एक कंट्री में कुछ ऐसे लैंडस्केप्स जो इकोसिस्टम होते हैं जो एक दो कंट्रीज़ के अंदर शेयर हो रहे होते हैं। अब एक कंट्री कुछ उसमें कोई पॉलिसी लेके आ रही है, दूसरी कंट्री कुछ लेके आ रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन की हमारे पास कमी चल रही है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होता है उसकी प्रॉपर रिसर्च किए बिना, प्रॉपर स्टडी किए बिना उसके अंदर जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि फर्दर डिग्रेडेशन होता रहेगा। तो स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्पैक्ट क्या होता है इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। इकोसिस्टम जो रिस्टोरेशन होता है उसके अंदर कुछ कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स होते हैं जो कि लिमिट करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी, ठीक है। और क्योंकि अगर हम ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी हमारी अफेक्ट होती है। तो फिर चैलेंजेस देख लिए, नीड देख लिए, अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जा सकता है। रिस्टोरिंग द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम थ्रू एफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर ट्रीज़ को प्लांट करना जहाँ पर फॉरेस्ट में पहले ट्रीज़ हुआ करते थे, ठीक है, रादर देन एक पूरे के पूरे नए ग्रासलैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने की जगह ये देखना कि जहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करता था हम लोगों ने वहाँ से पेड़ वेड़ों को काट दिया, उसी जगह पर दोबारा से प्लांट को या फिर ट्रीज़ को ग्रो करना। नेटिव ट्रीज़ ग्रो करना, यानी कि मैंने आपको बताया कि कश्मीर का एप्पल जो है, एप्पल ट्री, वो राजस्थान में नहीं हो सकता, तो कश्मीर का एप्पल ट्री को कश्मीर में ग्रो करो, राजस्थान के जो बाकी पेड़ होते हैं कीकर वगैरह बबूल हो गया उनको राजस्थान में ग्रो करो। लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, उनको जो कंसल्ट करवाना एक्सपर्ट्स के, प्रोफेशनल्स के थ्रू के किस तरीके से वो लोग इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं।
फोस्टरिंग द पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल तो आप समझते होंगे, राजनेताओं की इच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उन लोगों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, एक मॉरल सपोर्ट मिल सकता है। नेशनल लेवल की बात करें, रीजनल लेवल की बात करें, लोकल लेवल की बात करें, हर जगह पर ही ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च को भी हमको एनकरेज करना पड़ेगा ताकि हम नई नई प्रैक्टिसेस जो होती हैं उन सबको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में इंट्रोड्यूस कर सकें, प्रमोट कर सकें। मेन स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनटू पॉलिसीज एंड प्लान्स, पहले ऊपर एक पॉइंट भी आता है कि बिजनेस के साथ इसको इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो करंट जो नेशनल डेवलपमेंट हो रही हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस चल रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, उसके कारण ये नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सारी की सारी इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी जो है, खतरा जो बढ़ता जा रहा है। इन सबको अगर हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान से इंटीग्रेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलेगी। अब नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो होते हैं हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रेज करने की ज़रूरत है। कमी तो थी हमारे पास, हमको चाहिए था पहला हम लोगों ने चैलेंज यही तो बोला था, हाई इनिशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये देखो, ठीक है, तो उसने यही कहा कि हम लोगों को ऑल्टरनेट सोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे फाइनेंस को रेज करने के लिए। तो बहुत सारे फंड्स डिस्पर्स करने पड़ेंगे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। एग्जिस्टिंग फंडिंग मैकेनिज्म्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, या फिर इसके अलावा हमको सेपरेट फंड भी क्रिएट करने पड़ेंगे। लोन बहुत लेना पड़ेगा और बहुत सारा क्रेडिट फंडिंग करनी पड़ेगी, एवरीथिंग। प्रायोरिटी टू कंजर्व एंड प्रिवेंट द फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम रिस्टोर को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है उसको तो ठीक करना ही करना है, लेकिन जो ऐसी चीज़ को भी प्रायोरिटी देनी है कि जो ऑलरेडी और जो फ्यूचर में ख़राब हो सकता है उसको भी। तो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री व्यू से देखना की ज़रूरत है हम लोगों के। यार जो हो सकता है उसको बचाएंगे, और जो फ्यूचर में जो पहले ख़राब हो चुका है उसको बचाना है, लेकिन जो फ्यूचर में इसके ख़राब होने के चांसेस हैं उसके ऊपर भी हमको प्रायोरिटरली हमको उसको ध्यान देना पड़ेगा। नाउ वी हैव 5.4 गैस लीक एट वाइजैग। स्टायरीन गैस का लीक हुआ था विशाखापट्टनम के एक एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर। आप लोगों को पता होना चाहिए एलजी कौन से देश की कंपनी है। लाइव्स गुड जो है ये कोरियन कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी है ये। इसके कारण मल्टीपल डेथ्स हुए हैं। तो इसी ने एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के इशू को कंट्री के अंदर दोबारा से उठा के लेके आ गए हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स जो इंडिया में हुए थे उनके सबके नाम यहाँ पर हैं। इसमें आपको सारे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कुछ जो मेजर है वो मैं और इनमें भी और मेजर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो यूनियन कार्बाइड का होता 1984 के अंदर हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद जो बिल्कुल रिसेंट में हुए, जैसे केमिकल फैक्ट्री पुणे में हुआ था, दिल्ली अनाज मंडी में फायर हुआ था 2019 में, और भिलाई स्टील प्लांट के पाइपलाइन के अंदर ब्लास्ट हुआ था 2018 में। 3 ये हो गए, प्लस एक जो ऊपर का ये भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आपको पूरा ही आना चाहिए, पूरी डिटेल्स आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एंड जो रिसेंट में चल रहे हैं अभी हमारे, जैसे ये वाइजैग वाला हो गया एट्सेट्रा, और कि जो बॉयलर्स के ब्लास्ट की भी न्यूज़ मैं आप लोगों को डेली वाले में पढ़ा ही रहा था अभी रिसेंटली। तो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है कि लार्ज स्केल के अंदर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहा होता है। प्रोडक्ट के इंजरी जो केसेस होते हैं उनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ह्यूमन लाइफ को और आसपास के एनवायरनमेंट को दे कैन इंज्योर, दे कैन किल इन अ लार्ज नंबर। पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकते हैं वो। एवर ग्रोइंग मैकेनिज़्म, इलेक्ट्रिफिकेशन, केमिकलाइजेशन, सोफिस्टिकेशन, इन सब के कारण जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जिसके कारण जो डेंजर है ह्यूमन लाइफ को, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के कारण उनमें जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंजरीज हो जाते हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। इंडिया कॉन्टीन्यूसली विटनेस कर रहा है सीरीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर, स्पेशली जो पिछले 3 हुए थे हाफ डेकेड्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इन्फोग्राफिक के अंदर रेफर कर रहा है, यानी कि पिछले 5 सालों के अंदर स्पेशली जो इसके हुए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, ये सीरीज़ में होते जा रहे हैं, लाइक रेगुलर बेसिस के ऊपर होते ही जा रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट्स। अगर लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो 3 सालों में 2014, 15, 16 के अंदर 3562 वर्कर्स उनकी जान चली गई थी। 51,000 के आसपास इंजर हुए थे इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग। तो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर को लेकर हमारे लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे पास हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स हैं, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल रूल्स हैं, केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग है, हमारे पास फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट है। हर एक के अंदर अपने अपने कुछ प्रोविजंस होते हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है, किस तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल सेटअप करने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, स्टेट का क्या रोल होगा, कंपनी का क्या रोल होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इनमें डिफाइन की हुई हैं।
पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटीबी जिसको बोलते हैं। इनमें आपको जो मेजरली याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि हर एक के नाम और ईयर तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे लीगल प्रोविजंस हैं हमारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के। तो आई थिंक आपको ये नाम पक्का याद होने चाहिए। साइड में जो लाइनें लिखी हुई हैं इनमें इतना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता है, बट आपको मेंस में अगर कहीं एड्रेस करना हो कि पर्टिकुलर एक एक्ट है हमारा इंडस्ट्रीज़ का, या फिर अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उस एक्ट का ईयर कौन सा था, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर वो आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग द लायबिलिटी इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। एक डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है 1986 का, ठीक है। इसको जो ओलियम गैस लीक हुआ था उसके बाद इसको इवॉल्व किया गया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद। तो इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था जो एंटरप्राइज होता है उसको ओ करना है एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी टू इंश्योर दैट नो हार्म्स रिजल्ट टू एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस नेचर ऑफ एक्टिविटी विच इट हैज़ अंडरटेकन। मतलब ये है, कोई एंटरप्राइज़ है, कोई फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, कोई कंपनी है, सारी की सारी लायबिलिटी एब्सोल्युटली उनकी होगी। उनके आसपास में रहने वालों को अगर किसी भी टाइप का हार्म होता है, कोई भी टाइप का हैजार्डियस डिजास्टर होता है तो। फिर था एक रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। MC मेहता केस आने तक इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। इससे मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी से पहले कॉन्सेप्ट था हमारा, उसको बोलते थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। Under the strict liability, a party is not liable and need not pay compensation if a hazardous substance escapes his premises by accident or by an act of God। यानी कि by act of God का मतलब होता है कोई आपदा आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया नेचुरली, या अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, साइक्लोन आ गया, ये सारे के सारे एक्ट ऑफ गॉड होते हैं। तो इनके मुताबिक, और या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन सब के अंदर कोई भी कंपनी एंटरप्राइज को कोई लाइबिलिटी नहीं है कि भैया आपको कंपेंसेशन देना ही है, नहीं आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप बोल सकते हो कि भैया ये तो एक्ट ऑफ गॉड में था, ये तो एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इसके बाद MC मेहता केस होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपकी ही होगी। इससे रिलेटेड न्यूज़ एक देख लेते हैं। अर्लियर NGT ने इन्वोक किया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल एक LG पॉलीमर्स के ऊपर फाइन लगाने के लिए, ठीक है। उसको बाद में टर्म कर दिया गया था कि तो कॉन्ट्रावीन कर रहा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के साथ। तो NGT ने बाद में LG पॉलीमर्स के ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का लगा रहे थे, क्योंकि इसके कारण कुछ लाइफ भी, लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ था, जो भी गैस लीक हुआ था इस फैक्ट्री में विशाखापट्टनम के अंदर। तो इसलिए ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है। स्टायरीन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद रीजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर की तरफ चलेंगे। स्टायरीन गैस के बारे में कितना टॉक्सिक होता है। स्टायरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों ने सबने 10th 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। इन्होंने 11th 12th में साइंस नहीं थी, उन्होंने 9th 10th में थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, बेंजीन, इथाइलिन, अल्कोहल वाले, तो उस तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है स्टायरीन। जनरली इसको पॉलीमर, प्लास्टिक, रेजिन्स वगैरह इन सब के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, ये सब्सटेंस के कारण हमको कैंसर हो सकता है। ये कलरलेस लिक्विड है, गैस नहीं है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर के अंदर और म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेट का मतलब चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टायरीन डाइऑक्साइड के अंदर, जो और भी ज़्यादा लेथल है, यानी कि और भी ज़्यादा डेडली है। स्टायरीन एग्जिस्ट करता है सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन अनस्टेबल होता है उसके पास एक हाई प्रोपेंसिटी होती है ऑटो पॉलीमराइजेशन की। इसका मतलब ये कोशिश करता है अपने आप को कंबाइन करने के लिए चेन, ताकि लंबी चेन बने, स्पेशली जब टेम्परेचर जो होता है 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तब। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होती है और ये अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। इन्हीं रीजन्स के कारण स्टायरीन को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। इंडिया, अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ मैन्युफैक्चर, जो स्टोरेज और इंपोर्ट होता है हजार्डियस केमिकल रूल्स इन 1989, उसके मुताबिक स्टायरीन को एक कैटेगरी में रखा गया है, उसको क्लासीफाई किया गया हजार्डियस एंड टॉक्सिक केमिकल। एक्यूट शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, अगर किसी को थोड़े से टाइम के लिए स्टायरीन के सामने अगर वो एक्सपोज हो जाता है स्टायरीन से, तो उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आई इरिटेशन होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब ये स्टमक, एब्डोमेन एरिया के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक, अगर लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर हो रहा है तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसका इम्पैक्ट हो सकता है, हेडेक होगा, फटीक मतलब थकावट हो सकती है। और स्टायरीन की अमाउंट अगर 800 ppm के बियॉन्ड जाती है तो इवन जो इंसान होता है वो कोमा में भी जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रीजंस क्या हो सकते हैं। ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है। इंडिया के पास कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, बेशक उनके पास कितने लीगल प्रोविजंस क्यों ना हो, डिजास्टर और एक्सीडेंट जो है वो कंटिन्यू होते रहते हैं इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस के अंदर। इसके अलावा जो नेचुरल रीजंस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन हो गया, ये तो कहीं ना कहीं काउंट होते ही हैं। लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल रीजंस क्या हो सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड रीजंस क्या होते हैं। इंडस्ट्री के पार्ट के ऊपर बहुत सारा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है स्मॉल और मीडियम सेक्टर के अंदर,
जिसकी हुज एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंट सेफ्टी एज वेल एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज लिमिटेड। यानी कि जो स्पेशली स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स होते हैं ना, इन लोगों के पास इतने फाइनेंस और रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि ये लोग एनवायरमेंट सेफ्टी और हेल्थ वगैरह के अंदर भी अपना मनी इन्वेस्ट करें, यानी वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखें या फिर इंडस्ट्री की प्रॉपर एफिशिएंसी का ध्यान रखें। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इतनी हाई पता है क्यों होती है? चाइना वाले बहुत सस्ते में काम करते हैं। सस्ते में काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग हेल्थ और एनवायरमेंट वाली चीज़ों के ऊपर ना इतना पैसा इन्वेस्ट करते नहीं हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, वो अपनी कैपिटल के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते नहीं है। पूरा का पूरा जो स्क्रैप हो रखा है, पूरा कुछ रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, उन सबको लोग रीमैप करते नहीं है, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए वो लोग पैसा लगाते नहीं हैं। दूसरा एक बहुत मेजर फैक्टर जो होता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर का, वो होता है कि वो लोग ना ट्रेंड और स्किल्ड लोगों को नहीं रख पाते, और अगर रख भी पाते हैं फिर बाद बिना अगर मतलब अनस्किल्ड और अनट्रेंड को रखते हैं तो उनके बाद उनकी फर्दर डेवलपमेंट के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली नॉन स्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, जिसके कारण जो एरिया होता है ना बहुत हजार्डियस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं उन लोगों को प्रॉपर ये एडिक्वेट पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो नहीं दे पाते, हेल्थ और सेफ्टी का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, अवेयरनेस सेफ्टी मशीनरी के बारे में बहुत कम होती है, अनसेफ प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, रूफ वगैरह कोलैप्स हो जाती हैं कोल माइंस के अंदर, बिना मास्क के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, पॉइजनस गैस लीक हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सिस्टम का बहुत पुअर मैनेजमेंट हो रहा होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स और डेथ्स ऐसे होते हैं जो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट के साइड से क्या फेलियर हो रहा है? सबसे बड़ा फेलियर ये है कि लेबर लॉ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। तो सेंटर जो कुछ लॉज बनाता है वो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको इम्प्लीमेंट करने की, स्टेट अपने लॉज उसमें कुछ फंसा देता है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं हो पा रही है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि बहुत तरह के लॉज हैं, सेंटर के लॉज अलग हैं, स्टेट के लॉज अलग हैं, अब क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को यूनाइट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन सेटअप कर रखे हैं, पार्लियामेंट में टेबल पे हैं बिल वगैरह, उन पे काम चल रहा है, कुछ चेंजेस हो चुके हैं, कुछ चेंजेस और लेके आने हैं, और ये फिर स्टेट टू स्टेट चेंज होते रहते हैं। कोई स्टेट है वो अपने कुछ रूल बना रहा है, कोई स्टेट कुछ रूल बना रहा है, सेंटर कुछ रूल बना रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण वो क्या होगा कि प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस के अंदर रिलैक्सेशन देने की बात की जाती है। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को एक तरीके का बैरियर समझा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी ये जो प्रोविजंस होते हैं ना, ये इनकी प्रायोरिटी सेफ्टी को लेकर होती ही नहीं है। प्रोविजन इतने ज़्यादा होते हैं, रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेफ्टी को हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद आता है इनेबिलिटी ऑफ स्टेट टू स्ट्रेंथन देयर लेबर ब्यूरोज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यूनिट्स, जिसके कारण बहुत सारी अनसेफ फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनकी ग्रोइंग डिमांड होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात माने तो जो नंबर ऑफ हजार्डियस इंडस्ट्रीज कंपनीज कंट्री के अंदर है वो इंक्रीज़ हो चुकी है 3 फोल्ड। 1990 से लेकर 2010 तक 20 सालों के अंदर वो 36,000 के आसपास हो गई थी। तो हजार्डियस एरियाज़ जो हैं वो मल्टीफोल्ड होते जा रहे हैं, इनके ऊपर रेगुलेशन जो है बहुत वीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन की तरफ घूम जाती है, तो सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स को ध्यान से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। फेलियर टू स्टॉप द इंक्रोचमेंट, अर्बन पॉपुलेशन को इनक्रोच किया है वो सारे स्पेसेस जो ओरिजिनली डिमार्केटेड थे इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो जिसके अंदर जो बफर और ग्रीन जोन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। बेसिकली एरिया इंक्रीज़ करना, इंडस्ट्रियल एरिया इंक्रीज़ करते जाना। अभी आप लोगों को सबको पता है कि वो एनवायरनमेंट असेसमेंट वाला जो एक एक्ट पास, वो बिल पास ड्राफ्ट रखा गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स वगैरह रेगुलेशंस चेंज कर दिए गए थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप करना होगा, रिस्की एरियाज़ कौन से थे, उसके ऊपर भी बहुत सारा काम चल रहा है। होपफुली वो नेक्स्ट मंथ की मंथली मैगजीन में आ ही जाएगा। फिर हम देख लेते हैं एक बार एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या थी केमिकल डिजास्टर्स इंडस्ट्री के 2007 के ऊपर। एनडीएमए की गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। इन गाइडलाइंस के अंदर ये था कि प्रोएक्टिव, पार्टिसिपेटरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, अभी कीवर्ड बड़े अच्छे हैं, प्रोएक्टिव, पार्टिसिपेटरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टी सेक्टरल अप्रोच होनी चाहिए हर एक लेवल के ऊपर। स्पेशली जहाँ पर केमिकल डिजास्टर की बात करते हैं वहाँ पर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स बहुत एक्टिवली होना चाहिए। इन गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया गया है ताकि हर एक डायरेक्शन के अंदर, स्पेशली मिनिस्ट्रीज़ हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, स्टेट अथॉरिटीज़ होगी, हर एक को प्रॉपर प्रिपरेशन की टेक्निक्स कन्वे कर दी जाएँ, ठीक है, ताकि कोई भी डिजास्टर होता है उसके मैनेजमेंट प्लान्स को बहुत डिटेलिंग से इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो गाइडलाइंस होती हैं थ्रू 7 चैप्टर्स होती हैं जो कि बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती हैं। स्पेशली कोई एग्जिस्टिंग गैप्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई गैप होता है, प्रिपेयर्डनेस में कोई गैप होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कोई भी केमिकल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, हर एक के जो भी गैप कवर करने होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस बनाई गई थी। जब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, अब क्या किया जाना चाहिए, अब आगे क्या किया जाना चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 वो ये सजेस्ट करता है कि फॉलोइंग स्टेप्स आप ले सकते हो किसी भी केमिकल डिजास्टर से बचने के लिए।
अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इट इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मॉनिटरिंग। द मोमेंट आपने प्रॉब्लम को पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को ना डिटेक्ट करते हो, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हो। DIT ये ऑफिशियली आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको पर्सनली लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच गए ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को पहले डिटेक्ट करना होता है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान रहे, आइडेंटिफाई पहले नहीं होता, आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचानना, डिटेक्ट करना मतलब जानना कि कुछ है, फिर उसको पहचानना कि ये जो कुछ है ये क्या है। अब पता चल गया ये क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट करना है। तो वो कह रहे हैं कि रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, मॉनिटरिंग, रिसर्च ये पता होना चाहिए। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि अर्थक्वेक के लिए हमारे वो सिस्मोमीटर्स कहाँ लगे हुए हैं, तब तक हम उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे अर्थक्वेक कहाँ पे आया था। हम उसके रिगार्डिंग हमको पता कैसे चलेगा कहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। उस तरह के हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत खड़ा करेंगे, वहाँ पर लोगों को गाइडलाइंस कैसे देंगे। तो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग करना इंडस्ट्रियल जोन्स के बारे में, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं, सोशल को फिजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इन सबके ऊपर स्टडी करना, ठीक है। जेंडर वल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है, फीमेल्स को कितना अलाउ करना चाहिए, कितना नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जब मदरहुड का स्टेज होता है तो उस टाइम पे उनको केमिकल वगैरह से कितना दूर रखे उतना अच्छा होता है। सोशल इंक्लूजन कितना होना चाहिए, इक्विटी एस्पेक्ट कितने होने चाहिए, ठीक है, फिजिकली कितना किसको प्रोवाइड करना होना चाहिए, हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, गाइडेंस देने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव हज़ार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी और कैपेसिटी असेसमेंट, HRVC, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उसकी फंक्शनिंग एजेंसी जो होती हैं, उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट के टास्क वगैरह के साथ होता है, वो इंप्लीमेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि गाइडलाइंस कुछ है और इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो रहा है। वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, डेटा डिसेमिनेशन, वार्न करो, इन्फॉर्म करो, डेटा डिसेमिनेट करो, ठीक है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए। जितने भी सेंटर और स्टेट की एजेंसीज हैं, ये ध्यान रखें कि क्विक, क्लियर, इफेक्टिव डिसेमिनेशन हो रही है वार्निंग की, कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है वार्निंग देने के अंदर, कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा आगे पास ऑन करना है तो। इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR, स्ट्रक्चर्ड मेजर्स, शेल्टर्स प्रोवाइड करो इवैक्यूएशन के लिए, सपोर्ट करो फैसिलिटीज़ को, मल्टीपल रूट सेटअप करो रिलायबल एस्केप करने के लिए, ठीक है। डिकंटेमिनेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इन सब के अंदर भी हमको पैसा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसके बाद उसकी प्रिपेयर्डनेस है, ये फर्दर स्टेज की प्रिपेयर्डनेस है। नो स्ट्रक्चरल मेजर्स, इन्वेस्टिंग इन DRR, फॉर्मुलेट स्ट्रेंथन रूल्स, ऐसे कानून बनाओ, ऐसे नियम बनाओ जिस तरीके से प्रैक्टिस के जो रूल्स हैं वो कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि किसी भी हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हेल्थ और एनवायरनमेंट की सेफ्टी को बहुत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो भी लाइकलीहुड होते हैं डिजास्टर्स के, उन सबको रिड्यूस किया जा सके। जो भी लैंड यूज़ के नॉर्म्स हैं उनको टाइम टाइम तक रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, ताकि ये इंश्योर करे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेफ्टी मेजर्स को और जो बफर जोन्स हैं उन सब को, स्पेशली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर हैं, जो कि हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ की प्रॉक्सिमिटी में है, उन सब का रिव्यू टाइम टाइम पे हो रहा है, ताकि उनके बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कमियाँ, ये गैप है, इन सबको फुलफिल करना है। एम्पावर फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट्स, कुछ लीगल एक्शंस लेने की ज़रूरत है। जो भी मैन्युफैक्चर, ये जो एक रूल्स होते हैं मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हज़ार्डस केमिकल रूल्स, इनके तहत हम लोगों को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे रूल्स बनाने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है जो भी कोई नॉन कंप्लायंस में होता है, यानी कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। रिव्यू द रूल्स टू ग्रांट कंपनसेशन, कुछ ऐसे विक्टिम्स वगैरह होते हैं जिनको नुकसान हो जाता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, उन सबको कंपनसेशन, कुछ मुआवजा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन, वाइजैक गैस लीक जैसा जो इंसिडेंट है वो रिपीट ना हो, तो NDMA ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उन सबको रीस्टार्ट करने के लिए, स्पेशली जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था। अभी सारे के सारे जो गाइडलाइंस है, इसमें ये होता है कि किस तरीके से आप रॉ मटेरियल को स्टोरेज करोगे, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, वर्कर्स को क्या गाइडलाइंस दोगे, स्टोरेज के लिए क्या काम किया जाएगा। इसी दौरान एक नया कॉल उठ के आता है कि इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। जो भी इक्विपमेंट है ना, सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उन सब का इंस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो डायरेक्टिव्स हैं इन सबको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम इनका रिव्यू करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट को डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि उससे बाकी लोगों को लेसन मिल सके और बाकी लोग उसी सेम चीज़ को, सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें।